बच्चों, मैट्रिक्स की पहली वीडियो में आपने देखा मैट्रिक्स की परिभाषा। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। और सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें स्तंभ आव्यूह, जिसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही कॉलम, नाम से ही क्लियर हो रहा है, केवल एक कॉलम। मैट्रिक्स में यदि एक कॉलम है तो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें केवल एक ही कॉलम होती है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक ही कॉलम है, तो इसे क्या कहेंगे आप? कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को आप एक रो मैट्रिक्स कहेंगे? जिसमें केवल एक रो आपको मिलेगी। जैसे कि आपका ये आव्यूह है, इसमें केवल एक रो है, ठीक है। कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक ही रो है, तो इसे आप एक रो मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा प्रकार है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और इसका हम काफ़ी जगह यूज करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम समान होते हैं, यानी जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। जैसे कि आपका पहला आव्यूह ए है, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये कैसा आव्यूह हुआ? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हमारा बी मैट्रिक्स है ये, इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 और कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो ये भी आपकी किसी मैट्रिक्स है, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3 उसका साइज होगा, यानी रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है। यहाँ पे भी ए मैट्रिक्स में भी रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो ये सब इस तरीके से आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज़ आपको नोट करनी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। तो जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे ये, क्योंकि जैसे आप वर्ग में 2 डायगोनल पढ़ते हैं इस तरीके से, और ये तो यहाँ पे आप केवल एक प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ते हैं, दूसरी डायगोनल यहाँ पे काउंट नहीं की जाती। केवल एक ही डायगोनल काउंट की जाती है मैट्रिक्स में, वो होती है आपकी ये डायगोनल। तो इस डायगोनल पे जो भी एलिमेंट आते हैं उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं और बचे हुए एलिमेंट को नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? 9 और 7। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 7 2 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 9 4 5 3 10 -3। यहाँ पे एक बार लिख भी दिया गया है, जो आपको ये आव्यूह दिया गया था उसके जो उसे ये भी बताया गया है कि जैसे एक ए आव्यूह है, इस आव्यूह में रो और कॉलम आपकी इक्वल हैं, तो इसका साइज क्या हुआ? 2/2। लेकिन अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें जो रो की संख्या है वही आपकी कॉलम की संख्या होगी, तो इसके साइज के लिए केवल एक ही संख्या बताना काफ़ी है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो एक 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है, ठीक है, क्योंकि एक 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह यानी 2 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह। इसका मतलब है जो इसके ऑर्डर में संख्या बताई है 2, वही उसकी रो है और वही उसकी कॉलम है। उसी प्रकार बी के लिए कह सकते हैं कि बी जो 3/3 का एक मैट्रिक्स है, जिसका साइज 3/3 है, तो इसकी एक ही संख्या से आप इसके लिए ऑर्डर बता सकते हैं कि जो बी है वो 3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है। इसके वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार बी के भी जो डायगोनल एलिमेंट है वो बता चुके हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि ए के डायगोनल एलिमेंट 3 और 11 है तथा नॉन डायगोनल एलिमेंट 7 तथा 9 है। इसी प्रकार बी के जो डायगोनल एलिमेंट है वह 7 2 1 है और बाकी बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 3 10 -3 9 4 5 हैं। नंबर 4 पे आप पढ़ रहे हैं एक विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए और कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सब शून्य होने चाहिए। जैसे कि आपके पास ये एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये दोनों होंगे, तो ये दोनों शून्य हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं इस पे हमें ध्यान नहीं देना। उसी प्रकार आप बी को देखेंगे, ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सब शून्य हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। एक देखेंगे आप नंबर 5 पे अदिश आव्यूह, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो विकर्ण आव्यूह आपने पढ़ लिया, आप विकर्ण आव्यूह से आगे पढ़ें, यानी जब भी आप एक विकर्ण आव्यूह देखेंगे उस विकर्ण आव्यूह में जो डायगोनल एलिमेंट हैं जब वे इक्वल हो जाएंगे तो उसे आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कैसा आव्यूह? एक विकर्ण आव्यूह है।
डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य है, इसके भी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब आप चेक करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, उसके लिए ये होना है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वे आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। ये भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हैं, 5 5 5, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होंगे और सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य हैं और सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसी होंगी? स्केलर मैट्रिक्स होंगे। नंबर 6 पर आप पढ़ रहे हैं इकाई अवयव, तत्सम अवयव, यानी यूनिट मैट्रिक्स कहें या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें। ये भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य होते हैं, परंतु इसके सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल भी 1 के होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसी प्रकार आप बी मैट्रिक्स देख रहे हैं, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य हैं और सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। इसके लिए आपको नोट कराया गया है, इकाई अवयव को वैसे आई से निरूपित करते हैं क्योंकि आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसलिए आई से निरूपित कर देते हैं। अब जैसे कि आपके पास एक अवयव है ये 1 0 0 1, तो हमें पता है कि जहाँ भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वे शून्य और डायगोनल एलिमेंट को आपको 1 रखना ही रखना है, तो इसे I2 से भी डिनोट करते हैं। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य और सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1, और 2 का मतलब उसका ऑर्डर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। I3 का मतलब यदि हमें I3 बोला गया तो उससे हम पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। I3 का मतलब है 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो 3 रोज 3 कॉलम्स, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य और सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1। नंबर 7 पे आप लेंगे शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। इसमें इसके साइज पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है, किसी भी जीरो मैट्रिक्स का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम से क्लियर हो रहा है एक ऐसा अवयव, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे कि ये, तो ये इसके सभी एलिमेंट शून्य है, तो ये जीरो अवयव होगा, शून्य अवयव होगा, जीरो मैट्रिक्स है। ये भी कैसी मैट्रिक्स है? ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, और इसको डिनोट करने का एक तरीका है, इस जीरो को थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, इसके सिंबल को। यहाँ इसका मतलब है कि सभी एलिमेंट शून्य होने हैं इस अवयव के अंदर, और 2/3 का मतलब है उसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स बना लीजिएगा। तो अगर हमें ये सिंबल दिया, इसका मतलब हम उस सिंबल से पूरी की पूरी जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। 0 3/3 दिया है, तो इससे हम पूरा का पूरा जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि 1 3 5 7 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो पहले एलिमेंट को हम A11, दूसरे एलिमेंट को आप A12, यानी पहली रो के एलिमेंट को A11 A12 से शो करेंगे। ये जो पहला 1 है ये इसकी रो को शो करता है, ये रो को दर्शाता है, और जो दूसरा नंबर है इसके कॉलम को दर्शाता है। तो A11 का मतलब है पहली रो में और पहली कॉलम में, A12 का मतलब है पहली रो में और दूसरे कॉलम में। कहीं पे A2 लिखा है, इसका मतलब ये दूसरी रो होगी और दूसरी कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने कुछ ये एलिमेंट्स लिखे हैं, A11 A12 A13 A14 तक। इसी प्रकार A21 A22 A23 A24। यहाँ पे फिर मैंने लिख भी दिया। A12 का मतलब क्या है? ये इसकी रो को दर्शाता है, तो पहली रो, और ये इसकी कॉलम को दर्शाएगा, यानी कॉलम नंबर है उसका 2। तो यहाँ पे लिख दिया पहली रो और दूसरी कॉलम में आएगा, यानी कहा जाएगा पहली रो में आएगा और दूसरी कॉलम में। इसी प्रकार A23, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ मिलेगी? दूसरी रो में और तीसरे कॉलम में। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपने लिखा Aij की फॉर्म में, और उसका साइज यहाँ पे दिया 3/2। तो जो पहला नंबर 3 है, ये पहले नंबर i की वैल्यूज होंगी 3 तक, यानी i = 3 नहीं, i = 3 तक। तो कौन सी वैल्यूज होंगी? i की वैल्यू 1 2 3, i को मैंने लिखा है 1 2 3। अगर यहाँ पे 3 है तो j की वैल्यू 2 तक लिखेंगे, यानी j की वैल्यू 2 तक कौन सी हो जाएंगी? j की वैल्यू हो जाएगी 1 2। I और J जितने भी प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, तो ये इसके एलिमेंट यहाँ से हम बना सकते हैं। तो A मैट्रिक्स को दूसरी फॉर्म में हमने लिखा एलिमेंट फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में, ये एलिमेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी क्या ले सकते हैं? 1। J की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं, तो एक एलिमेंट आपका A11 बनेगा। I1 J2 ले सकते हैं, तो ये 1 2 बनेगा, A12, तो वो आपकी यहाँ पे आएगी पोजीशन। इसी प्रकार
A13 आप ले नहीं सकते क्योंकि i की वैल्यू 1 लेकिन J3 नहीं होगा। A13 होता तो आ गया था। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस 2 को 1 के साथ लेंगे, 2 को 2 के साथ, जो एलिमेंट बनेंगे A21 A22। अब 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, तो ये बनेगा A31 A32। इस प्रकार जो आपको एक मैट्रिक्स या जनरल फॉर्म में दी थी उससे आपने पूरे उसके एलिमेंट फॉर्म में निकाल लिया और इसका साइज 3/2 ही रहेगा। एक डेफिनेशन है यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, यानी दो अवयव कब समान होंगे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। तो उसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। दो चीज़ें आपको नोट करनी है, एक तो उनके साइज इक्वल होनी चाहिए, उनके साइज समान हो, एक उनके संगतता तो समान है। जैसे कि यहाँ समझाया गया है, ये दो अवयव आपको दिए गए हैं, इसका साइज क्या है 2/3, इसका साइज 2/3, दोनों इक्वल है। संगत तत्व यानी जो यहाँ 3 है इसी की जगह वहाँ देखिएगा वो भी 3 है, 7 यहाँ है तो 7 भी यहाँ है, 2 यहाँ है इसकी जगह वहाँ पे देखेंगे वो भी इसी की जगह यहाँ पे एलिमेंट है वो भी 2 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 है, 9 है और इसी की जगह 9 है। तो ये दोनों संगत तत्व, यानी इसका संगत तत्व है ये, इसका संगत तत्व हो गया ये, इसका संगत तत्व कौन सा है ये। तो ये आपस में संगत तत्व भी आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो आप कहेंगे A=B। जो आपने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है उससे आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है। यहाँ दो अवयव मैंने बनाए, उनके बीच में इक्वल टू का साइन दिया, इक्वल टू का साइन मैंने अगर दे दिया तो दोनों अवयव इक्वल हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन कौन सी इक्वल होंगे, एक तो इन दोनों के साइज इक्वल होंगे, इसका साइज और इसका साइज, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या Z है, तो Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी है, फिर 7 के इक्वल हो जानी है। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 इक्वल है, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 वो भी इक्वल है। यहाँ x है यहाँ 1 है तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 7 के।